नमस्कार स्टूडेंट्स, निशांत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन कैडर का जो लास्ट पेपर हो रखा है 2019 में ये नोटिफिकेशन आई थी पिछली बार, और उसका पेपर जो है 28 जनवरी 2020 को हुआ था। तो उस पेपर का कंप्लीट एनालिसिस हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। पिछली बार का सिलेबस अलग था, इस बार का सिलेबस अलग है, हम लोग उसे भी अभी देखेंगे। ठीक है, तो पिछले बार और इस बार का जो सिलेबस में जो कॉमन टॉपिक्स हैं उसका सॉल्यूशन भी हम लोग देखेंगे, और किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, क्या डिफ़िकल्टी लेवल रहा है, ठीक है, उसे भी जानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, खासकर उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए जहाँ पे जो रेगुलर नहीं है, ठीक है, जो मतलब आपको देखो कुछ इंटरवल के बाद आते हैं। तो आपको क्या होता है ना कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप समझ जाओगे कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस बने हैं, ये डिफ़िकल्टी लेवल रहा है, ये टॉपिक रहा है, तो आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि हाँ अगर मैं इस तरह से प्रिपरेशन करूँ तो मेरा ये पेपर क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें है क्या। तो जो लास्ट बार जो पेपर हो रखा है 2020 में, 28 जनवरी 2020 में जो पेपर हुआ है इसका टीयर 1 का, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि टीयर 1 का तो पेपर मिल जा रहा है, टीयर 2 का पेपर क्यों नहीं मिल रहा है। क्योंकि जो टीयर 2 का पेपर है लास्ट बार जो हुआ था वो एक ही स्टेज था टीयर 1 का, और इसके बाद जो है इंटरव्यू का स्टेज था। ठीक है, इंटरव्यू का उसके बाद स्टेज आ गया। इस बार जो है टीयर 1 के बाद टीयर 2 का एक स्टेज है जो कि सब्जेक्टिव पेपर है, तो इसी बार से इंक्लूड हुआ है, तो आपको इसका प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिलेगा। ठीक है, इस पे बेस्ड एक मॉडल पेपर मैं लेकर के आऊँगा अपने इस चैनल पे। तो अगर आप इस एग्ज़ाम का डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसकी सारी अपडेट मैं आपको इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, इसके अलावा निशांति एकेडमी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं या nishantiacademy.com साइट पर विजिट कर सकते हैं रिलेवेंट कोर्सेस एंड टेस्ट सीरीज़ के लिए। ठीक है, तो जो टीयर 1 का जो पेपर हो रखा है लास्ट टाइम, इसमें देखोगे तो जो पूरा जो पेपर होगा, ठीक है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक है मेरा पार्ट ए और दूसरा है मेरा पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स बाइलिंगुअल में 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी जो है वो 15 क्वेश्चंस पूछा गया था, और जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश, ठीक है, इस पे बेस जो है 15 क्वेश्चंस पूछा गया था। टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे 100 मार्क्स के। इसके बाद जो पार्ट बी था, पार्ट बी जो है वो डोमेन नॉलेज एंड असेसमेंट के ऊपर था, जिसके 150 क्वेश्चंस थे, और इसके जो टोटल मार्क्स थे वो 300 था। ठीक है, इस बार का जो पेपर है उसमें ये वाला जो टॉपिक है डोमेन नॉलेज एंड असेसमेंट ये ऐड नहीं है। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ठीक है, इसके 30 क्वेश्चंस इस बार के पेपर में इंक्लूडेड है। ठीक है, रीजनिंग के जो है 30 क्वेश्चंस हैं। क्वांटिटिव जो मैथमेटिकल एबिलिटी है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जो पोर्शन है, इसके 30 क्वेश्चन है। जनरल हिंदी के 15 क्वेश्चन है, जनरल इंग्लिश के 15 क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर का एक सेक्शन ऐड करा गया है जिसके 30 क्वेश्चन हैं। तो देखा जाए तो ये होगा इस बार का टीयर 1 का पैटर्न। तो अब देखो जो पिछले जो पेपर हो रखा है उसमें आपको ये टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो अब देखो ये जो पोर्शन है जो पार्ट ए है, ठीक है, इस पार्ट ए में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं, उसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर का जो सेक्शन है आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसमें जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है वो है द फेमस महाबोधिनी टेम्पल वॉज बिल्ट बाई। जो महाबोधि टेम्पल है, ठीक है, जो महाबोधि टेम्पल है उसे किसने बिल्ड करा था, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसने बिल्ड करा था महाबोधि टेम्पल को, तो सम्राट अशोक ने बिल्ड करा था। आपको यहाँ पे सम्राट अशोक नहीं दिखेगा, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि जो महाबोधि जो टेम्पल है बेसिकली ये बोधि ट्री से जुड़ा हुआ है, जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने अपना जो ज्ञान था, फर्स्ट जो एनलाइटमेंट जो इन्हें मिला था, ठीक है, जो नॉलेज इन्हें जो प्राप्त हुआ था वो इसी बोधि ट्री के नीचे प्राप्त हुआ था। ठीक है, जिसके लिए जो है ये जो प्लेस है वो फेमस है। ठीक है, सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। आप देखो कि जो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है ये, ठीक है, इसके अंदर एक रीजनिंग का क्वेश्चन डाला हुआ है। ठीक है, कि इसमें से कौन सा जो है एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। 2020 में चूँकि पेपर हुआ है तो बहुत पुराना पेपर तो आप इसे नहीं कह सकते, क्योंकि 4 साल पहले ही एग्ज़ाम हुआ है।
तो अब देखो 4 साल में कंपटीशन का लेवल नो डाउट आपको इससे थोड़ा सा टिपिकल मिलेगा, ठीक है। लेकिन देखो कि 2020 में जो पेपर हुआ है उसके अंदर कितने इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, कि इनमें से इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा जो है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है वो बताओ। तो हमें साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि पियानो जो है इसके अंदर स्ट्रिंग नहीं होता, ये बजाने जो एक बटन जैसा जो होता है ना वो होता है इसके अंदर, तो पियानो जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे शेड्यूल्ड बैंक नीड टू हैव पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स ऑफ एटलीस्ट डैश रुपीज़ इन मिलियन, ठीक है। मुझसे यहाँ पे बोला गया है कि जो शेड्यूल्ड बैंक होती हैं, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि शेड्यूल्ड बैंक होता क्या है। तो शेड्यूल्ड बैंक वे सारे बैंक्स होते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है 1934 का, उसका सेकेंड शेड्यूल में मेंशन है। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल के अंदर अगर कोई बैंक लिस्टेड नहीं होगा तो उसे हम लोग शेड्यूल्ड बैंक नहीं कहेंगे, ठीक है। तो शेड्यूल्ड बैंक आपको समझ में आ गया। यहाँ पे 2 टर्म मेंशन है, एक है मेरा पेड अप कैपिटल, ठीक है, एक क्या है यहाँ पे, एक है मेरा ये पेड अप कैपिटल, ठीक है, और दूसरा है मेरा रिजर्व्स। ये क्या होता है भाई, देखो पेड अप कैपिटल समझने के लिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर इसे समझा जाए पेड अप कैपिटल क्या होता है, हालांकि ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इकोनॉमिक्स की पूरी सीरीज़ जो है आपको अवेलेबल है निशांति एकेडमी एप्लीकेशन पे, जिसे तन्मय सर ने लिया हुआ है। मैं आपको यहाँ पे लिंक दे दूंगा, आई आइकन पर आप क्लिक करोगे तो आपको वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो आप पूरा इकोनॉमिक्स वहाँ से आप सीख सकते हो, समझ सकते हो कि क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। पेड अप कैपिटल क्या होता है वो मैं समझा देता हूँ। सपोज करो कि आपकी एक कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी जो है, इस कंपनी ने क्या करा, आपकी कंपनी ने शेयर अपने जो है कुछ बनाए, 1 लाख मान लेते हैं शेयर बनाए हैं, ठीक है। आपकी कंपनी ने 1 लाख शेयर जो है क्या करा, मार्केट में बेच दिया, ठीक है। किस भाव से बेचा, हर एक शेयर का, ठीक है, 1 लाख शेयर जो है इसे मार्केट में बेच दिया, हर एक शेयर का प्राइस है 10 रुपये, ठीक है। तो आपका जो टोटल प्राइस होगा वो कितना होगा, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, ठीक है। तो ये जो आपका जो टोटल शेयर है, ठीक है, आपका कितना शेयर था, 1 लाख शेयर था, जिसे जब आपने मार्केट में उतारा तो मार्केट में वो किस रेट से बिका, 10 रुपये पर शेयर के रेट से बिका। तो यानी आपको 10 लाख का टोटल यहाँ पे क्या हुआ, शेयर हुआ। तो मतलब जो कंपनी का जो नेट वैल्यू है वो कितना हो गया यहाँ पे, 10 लाख रुपए का। तो ये जो 10 लाख रुपए का जो शेयर हो गया, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं पेड अप कैपिटल। क्या कहते हैं, पेड अप कैपिटल। इसके अलावा क्या है, रिजर्व है। रिजर्व क्या होता है, जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है हर साल, ठीक है, जब भी मान लेते हैं आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी हर साल जो है 10 लाख रुपए का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो है जनरेट कर रही है। अब ये 10 लाख रुपए जो है वे सारा का सारा पैसा खर्च नहीं कर देगी, इस पैसे में से हर साल, ठीक है, वो क्या करती है कि 5 लाख रुपए जो है रिजर्व करके रखती है कि वो जो है सडन अगर कुछ चेंज आया, ठीक है, मान लेते हैं कुछ नया एक रिवोल्यूशन आया जहाँ कंपनी को कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़ा, जो सपोज करो कोई नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर कंपनी अगर अपने आप को इवॉल्व नहीं करेगी तो कंपनी का मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अपग्रेड करना ज़रूरी होता है। कुछ सडन अचानक से कुछ ऐसा हो गया जहां कंपनी को भारी लॉस हो रहा है, तो वहां पे अपने आप को रिकवर करने के लिए क्या करती है, ठीक है, कुछ पैसा वो हर साल जो है रिजर्व करके रखती है, इसे हम लोग कहते हैं रिजर्व, ठीक है। किसी कंपनी का, किसी बैंक का, यहाँ बैंक भी एक तरह की कंपनी होगी, तो बैंक का क्या हो गया, रिजर्व हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो शेड्यूल बैंक्स होंगे, ठीक है, उस शेड्यूल बैंक का जो पेड अप कैपिटल होगा और जो रिजर्व होगा, ये टोटल एटलीस्ट कितना होना चाहिए, ठीक है, कितना होना चाहिए, ये तो 5 लाख रुपए होने चाहिए। जैसे आप मिलियन में बनाओगे तो 0.5 मिलियन रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो 5 लाख रुपए जो है ये किसी भी शेड्यूल्ड बैंक का एज अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 जो सेकेंड शेड्यूल के अंदर मेंशन है, इसके अंदर जो पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व होता है वो कितने रुपीज़ का होता है, 5 लाख रुपए का होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बजट से है, 2019 का जो बजट था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया है। क्वेश्चन है यहाँ पे, एज अनाउंस्ड इन द बजट 2019 फॉर सैलरीड पर्सन स्टैंडर्ड डिडक्शन इज बीइंग रेज्ड फ्रॉम द करंट रुपीज़ 40,000 टू वॉट, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है
कह रहा है कि 2019 के बजट में क्या हुआ, एक प्रावधान लाया गया कि जो सैलरीड पर्सन थे, ठीक है, जिन सब इंडियंस को सैलरी मिल रही थी, ठीक है, तो उनके सैलरी में टैक्स की कटौती करने के लिए, ठीक है, एक डिडक्शन लगाया गया था। ठीक है, ये डिडक्शन पहले कितना था, तो पहले 40,000 रुपये था, अब वो कितना हो गया, ठीक है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 50,000। बहुत सारे बच्चों ने पहली बार इस तरह का क्वेश्चन देखा होगा, तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा अच्छे से सिंप्लीफाइड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए एक्चुअल में क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ये 2019 के बजट के अकॉर्डिंग है, लेकिन अगर आपसे 2024 के अकॉर्डिंग भी पूछा जाए तो भी सेम आंसर होगा। ठीक है, 50,000 रुपये ही अभी भी चल रहा है। क्या है ये चीज़, क्वेश्चन ये है, देखो जैसे मान लेते हैं आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आपकी सैलरी कुछ बन रही होगी। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ आपकी सैलरी 50,000 है। ठीक है, 50,000 पर मंथ है, तो यानी कि एक साल की सैलरी कितनी हुई, इंटू 12 करेंगे तो 12 पचे 60, 6 लाख रुपए। ठीक है, 6 लाख की आपकी सैलरी हो गई। ठीक है, तो टैक्स जो है, टैक्स जब भी कैलकुलेट किया जाता है, इनकम टैक्स जब भी कैलकुलेट करा जाएगा तो कहा जा रहा था, मतलब पहले क्या था कि इनकम टैक्स कैलकुलेट करने से पहले आपकी जो नेट सैलरी निकल रही थी एनुअल, उसमें से 40,000 रुपये माइनस करके बाकी जो बचता था, ठीक है, कितना बचेगा, 6 लाख में से मैं अगर 40,000 माइनस कर दूं तो 5 लाख, ठीक है, 60,000 बचेगा। ठीक है, 5 लाख 60,000 बचेगा, इतना बचेगा 5.60। ठीक है, इतना बचेगा, तो ये इसके अकॉर्डिंग जो है टैक्स पे किया जाता था पहले। अब क्या किया जा रहा है, अब जो है नया प्रावधान लाया गया है 2019 में, 19 का जो बजट था उसमें कुछ चेंज करा गया। क्या चेंज करा गया, ये 40,000 के जगह पे क्या कर दिया गया है, 50,000, यानी 10,000 का जो प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट है, वे सारे सैलरीड पर्सन को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्लांट ग्रोइंग ऑन स्नो और आइस आर कॉल्ड। ठीक है, जो प्लांट जो है किसी स्नो या आइस पर ग्रो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। आपको यहाँ ग्रीन में लिखा हुआ है क्रायोफाइट्स। ठीक है, देखो बेसिकली क्रायोफाइट्स क्या होता है, क्रायोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जो एक्सट्रीमली कोल्ड एनवायरनमेंट जैसे कि आर्कटिक, अल्पाइन रीजन, इन सब जगहों पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्रायोफाइट्स। सेकेंड जो है यहाँ पे थर्मोफाइट्स। थर्मोफाइट्स किसे कहेंगे, तो थर्मोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जो बहुत ही हाई टेम्परेचर में अपने आप को सस्टेन करते हैं, मतलब जो ये डेवलप करेंगे, जो इनका इन्वायरमेंट होगा वो बहुत ही हाई टेम्परेचर होगा, तो इसीलिए उसे क्या कहेंगे हम लोग, थर्मोफाइट्स कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से ईपीफाइट है। ईपीफाइट क्या होता है बेसिकली, तो ईपीफाइट ऐसे प्लांट होते हैं जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे प्लांट जो फिजिकली सपोर्ट के लिए, मतलब जो खुद को अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पाते और उसके लिए क्या करते हैं, वो किसी दूसरे प्लांट पे आश्रित रहते हैं, तो वो दूसरे प्लांट के ऊपर में ग्रो करेंगे। क्यों, ताकि उन्हें फिजिकल सपोर्ट मिल सके। इस तरह के प्लांट को हम लोग ईपीफाइट कहेंगे। और नेक्स्ट है मेरा एंडोफाइट। ठीक है, एंडोफाइट इस तरह के ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है, स्पेशली इसके अंदर फंजाई और बैक्टीरिया आता है। ठीक है, जो किसी प्लांट के अंदर रहता है। ठीक है, किसी प्लांट बॉडी के अंदर रहता है और उसे बिना हार्म पहुंचाए हुए, ठीक है, उसके अंदर ग्रो करता है। अब देखो ये पैरासाइट भी इसी तरह का काम करता है, लेकिन वो उसे हार्म पहुंचाता है। ठीक है, एंडोफाइट्स क्या होते हैं, एंडोफाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्पेशली फंजाई एंड बैक्टीरिया, जो किसी प्लांट बॉडी के अंदर है और उसे किसी ना किसी तरह से फ़ायदा पहुंचा रहा है। ठीक है, और बदले में कुछ न्यूट्रिएंट ले सकता है उसका, मतलब पैरासाइट जैसा ही होता है, लेकिन जो है उसे फ़ायदा पहुंचाता है। ठीक है, किसी ना किसी तरह से बेनिफिट देता है, उसे हम लोग एंडोफाइट्स कहते हैं। क्लियर हो गया भाई यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर हार्वेस्टिंग इन एन एज ओल्ड कॉन्सेप्ट इन इंडिया। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है इंडिया में। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड डैश इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में इसे क्या कहते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा कुल्ल। ठीक है, अब देखो वाटर हार्वेस्टिंग चूँकि बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है इंडिया में, तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग का एक डिफरेंट प्रोसेस होता है। ठीक है, और उसे एक अलग नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बहुत सारे हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से के नाम से जाना जाता है। जैसे देखो आप मेनली राजस्थान और हरियाणा में चल जाओगे तो जो वाटर हार्वेस्टिंग का जो प्रोसेस होता है उसे जोहाट्स कहते हैं। ठीक है, जोहाट्स, JOHADS।
ठीक है। क्या कहते हैं, जोहाट्स, JOHADS, जोहाट्स। ठीक है, जोहाट्स एक वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोसेस है जो स्पेशली राजस्थान और हरियाणा में फेमस है। उसी तरह से बावली आप समझते हो, ठीक है, अरे ये छोरी बावली हो गई, तो बावली या बावरी, ठीक है, बावरी, ये भी राजस्थान और गुजरात में भी गुजरात में जाना जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग का एक बहुत ही पुराना प्रोसेस है जिसे बावली या बावरी कहते हैं। ठीक है, कहाँ पे वो फेमस है, तो वो राजस्थान में और गुजरात में फेमस है। उसी तरह से अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आप देखो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे चले जाओगे तो पौंड जैसा एक बहुत बड़ा सा गड्ढा जैसा बना करके जो है, जिसे तालाब या बंदिश कहते हैं, उसके द्वारा भी वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। ठीक है, इसके अलावा आप देखो जाबो, ZABO, जाबो, ठीक है, ये स्पेशली नागालैंड के अंदर जो है प्रैक्टिस करा जाता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी जो है ये एक्चुअली जो जाबोज है वो क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग का एक यूनिक स्टाइल है जो कि नागालैंड में जो है किया जाता है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे हैं। आप बोलोगे, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलना, मैं आपको टेलीग्राम पे इसकी पूरी एक लिस्ट दे दूंगा, PDF दे दूंगा, जिसके द्वारा जो है आप चीज़ों को समझ सकते हो। ठीक है, CBSE असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन कैडर का Tier 1 और Tier 2 का कोर्स लॉन्च है निशांत एकेडमी एप्लीकेशन पर। आप चाहें तो आप इस कोर्स के द्वारा अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे प्राइस दिख रही है 1000, जो कि 66.67% ऑफ के बाद है। इसके अलावा भी अभी आप एक कूपन कोड अवेल कर सकते हैं समर 25 नाम से। तो जैसे ही आप समर 25 नाम का कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको इस प्राइस पे भी, यानी 1000 पे भी आपको 25% का ऑफ मिलेगा, यानी कि 750 के अराउंड में आपको Tier 1 का फुल पैकेज पड़ेगा, जहाँ पे हर एक टॉपिक का, हर एक सब्जेक्ट का आपको वीडियोस, नोट्स और टेस्ट के द्वारा आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। Tier 2 के अंदर हम लोग बेसिकली जो कोर्स है उसके अंदर हम लोग ये 4 कोर टॉपिक जो हैं इसे कवर कर रहे हैं। इसकी प्राइस आपको 3000 रुपीज़ है, आफ्टर जो एक्चुअल प्राइस थी 5000 उससे डिडक्ट होकर के। लेकिन इसमें भी आप चाहें तो कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दोनों कोर्स लेते हैं तो जो बच्चे पहले Tier 1 का कोर्स ले लेते हैं, उसके बाद अगर Tier 2 लेते हैं तो उन्हें 40% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलता है। ठीक है, इसके लिए एक स्पेशल कूपन है। आप जो है व्हाट्सएप पे हमारी टीम है, आप वहाँ पे आप इसके बारे में, इस कोर्स के बारे में और डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच एनिमल किंगडम इज सेपरेटेड इनटू अ स्मॉलर सब डिविजनल कॉल्ड। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि ये बायो का क्वेश्चन हो गया। तो बायो का क्वेश्चन में आप देखो कि जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, इसमें सबसे पहला कौन आता है, किंगडम। किंगडम, किंगडम जो है वो फाइलम में डिवाइडेड होता है। फाइलम जिसे फाइला भी कहते हैं, PHYLA। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन वही पूछा हुआ है कि ईच एनिमल किंगडम इज सेपरेटेड इनटू अ स्मॉलर सब डिवीजन। किंगडम जो है वो स्मॉलर सब डिवीजन में डिवाइडेड होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, फाइलम बनेगा या फाइला बनेगा। आपको फाइलम या फाइला ढूंढना है, वो आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है मेरा क्लास। ठीक है, क्लास के बाद मेरा होगा ऑर्डर। ऑर्डर के बाद क्या आएगा, ऑर्डर के बाद आएगा फैमिली। ठीक है, फैमिली के बाद क्या आएगा, जीनस। जीनस के बाद क्या आएगा, स्पेसीज। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन से मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम एग्जाम में, क्योंकि टिपिकल होता है बच्चे छोड़ देते हैं और यहाँ पे जो एग्जामिनर होता है उन्हें प्लस पॉइंट मिल जाता है भाई कि छांटना है बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, द मरीना ट्रेंच इन द डैश ओशियन इज द डीपेस्ट नोन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सिंपल है, जो मरीना ट्रेंच है वो कहाँ पे पाया जाता है, पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है। तो पैसिफिक ओशियन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। सेम देखो इजी क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको मिलेगा। क्वेश्चन है, सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रगूर सॉइल। किस सॉइल को हम लोग रगूर सॉइल कहते हैं। ठीक है, तो आंसर है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम लोग रेगूर, ठीक है, रेगूर मृदा या रेगूर सॉइल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, तावा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ डैश रिवर। ज्योग्राफी के क्वेश्चन इस बार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, Tier 1 में भी और Tier 2 में भी, तो इसे बहुत अच्छे से आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो नर्मदा जो है जो तावा जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, नर्मदा की। नर्मदा रिवर की जो है ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है, तावा। ठीक है, तो आपसे ज़रूरी नहीं कि तावा ही दे, बहुत सारी नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे हिरान भी जो है वो नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इसके अलावा कोलर भी जो है वो नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है। बंजर, ठीक है, नाम से बंजर ज़मीन लग रहा है, लेकिन बंजर जो है वो एक रिवर है जो कि नर्मदा नदी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, उसी तरह से शाकर, उसी तरह से देन,
ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी नदी है, ठीक है, यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी अगर आपसे पूछा जाए तो चंबल, बेतवा, केन, सिंध, ठीक है, हिंदौन, ये सारी जो है यमुना नदी की क्या हो गई, ट्रिब्यूटरी हो गई। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे गोदावरी की पूछ लिया, ठीक है, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी बताओ, तो बहुत सारी नदियां हैं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको अगर इसके ट्रिब्यूटरीज चाहिए, सारी नदियों की, इंडियन जितने भी रिवर सिस्टम है उन सभी के ट्रिब्यूटरीज जाननी है, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF डाल दूंगा, आप वहाँ से जो है आप रीड कर सकते हैं। इवन जो है मैं आज से ही एक इनिशिएटिव ले रहा हूँ, ठीक है, हर छोटे छोटे टॉपिक जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं उनकी PDF मैं आपको शेयर करता रहूँगा डेली बेसिस पे अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपका ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा भी GS पढ़ोगे ना, तो आपका बहुत बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो डेली बेसिस पर आपको PDF मिलेगी, ठीक है, हर एक छोटे टॉपिक की, जिसे आप चुटकियों में पढ़ के ख़त्म कर सकते हो, समझ सकते हो, और इस तरह से आपका ओवरऑल प्रिपरेशन होता रहेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरी बताओ, तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी बहुत सारी नदियाँ होती हैं, जैसे मेरा इंद्रावती, ठीक है, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा मंजीरा, सबरी, ठीक है, सबरीमाला वाली सबरी, ठीक है, सबरी, उसकी तरह से पेनगंगा, वारधा, ये सब जो है मेरी ट्रिब्यूटरीज़ हैं गोदावरी की। अगर आपसे कृष्णा की ट्रिब्यूटरी पूछ ले कि कृष्णा की ट्रिब्यूटरी बताओ, तो तुंगभद्रा बहुत इंपॉर्टेंट, भीमा, मूशी, ठीक है, घाटाप्रभा, कोयना, ये सब जो है किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, ये सब कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी यूजिंग ब्रास और कॉपर कॉइन बैक्ड बाय सिल्वर और गोल्ड इन ट्रेजरी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करा कि गोल्ड और सिल्वर के बदले जो है ब्रास और कॉपर कॉइन चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैटल में औरंगजेब ने दारा शिकोह जो उनके बड़े भाई थे उसे हराया था? तो इसका आंसर है बैटल ऑफ समूगढ़। ठीक है, बैटल ऑफ समूगढ़, जो कि 29 मई 1658, ठीक है, 29 मई 1658 में औरंगजेब और उनके भाई दारा शिकोह, एक तरफ तो दारा शिकोह थे जिन्हें गद्दी दे दी गई थी, ठीक है, शाहजहां के द्वारा, और दूसरे साइड में औरंगजेब और उनका भाई मुराद बख्श था। ठीक है, तो औरंगजेब और मुराद बख्श ने मिल करके दारा शिकोह को डिफीट करा था, और फिर औरंगजेब फाइनली गद्दी पे बैठा और उसने जो है शाहजहां को क्या करा, कैद करवा दिया और दारा शिकोह की हत्या कर दी थी। ठीक है, कौन सा बैटल था ये? समूगढ़। ठीक है, बैटल ऑफ समूगढ़। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो यही है कि आपको समझ में आ जाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपको वे सारे टॉपिक्स तो एटलीस्ट कवर करने चाहिए जो प्रीवियस ईयर में इन्होंने उठाए हैं टॉपिक। ठीक है, ये क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपको देगा। 99.99% चांसेस है ये क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चंस बन सकता है। तो इस टॉपिक से जितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हों, ठीक है, उन सभी को कवर करने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ पे कांग्रेचुलेशन की बात हुई है, तो कौन कौन से कांग्रेचुलेशन इंपॉर्टेंट है आपको आपके कोर्स के अंदर, अगर आप रजिस्टर्ड हो Tier 1 के कोर्स के अंदर, तो डिफरेंट कांग्रेचुलेशंस भी मैंने बताया हुआ है वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, सारा कुछ। तो ये कांग्रेचुलेशन बहुत अच्छे से कवर कर लेना। कांग्रेचुलेशन सूरत वाला जो है वो कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था, 1907 यहाँ पे राइट आंसर मार्क है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हेडक्वार्टर ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। ठीक है, एशियन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? इंडोनेशिया में, जकार्ता। ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया में आपको एशियन का हेडक्वार्टर मिलेगा। एशियन के अंदर टोटल 10 कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं। कौन कौन से हैं? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ठीक है, सिंगापुर, थाईलैंड, बरूनी, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, ठीक है, और कंबोडिया। ये टोटल 10 जो है कंट्रीज़ हैं जो एशियन के मेंबर हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग? अरुंधति रॉय। बहुत बहुत अच्छी बुक है द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग। किसने लिखा हुआ है? अरुंधति रॉय ने लिखा है। बुक एंड ऑथर से मैंने पहले भी बोला था कि क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है कि आएंगे, तो मतलब कोशिश करिए कि जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उसकी आप जो है पूरी लिस्ट एक बार देख लो। ठीक है, आपको यहाँ पे खुशवंत सिंह मिल जाएगा। खुशवंत सिंह यहाँ पे दिख रहा है आपको, खुशवंत सिंह। ठीक है, खुशवंत सिंह ने भी बहुत सारे बुक लिखे हैं, जैसे ट्रेन टू पाकिस्तान, ये बहुत बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में, ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखा गया है? तो आंसर है मेरा खुशवंत सिंह। ठीक है, इसके अलावा
आई शैल नॉट हियर द नाइट एंगल, ये भी खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, आई शैल नॉट हियर द नाइट एंगल, ठीक है। इसके बाद जो है दिल्ली अ नॉवल, ये भी जो है खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अ कंपनी ऑफ वुमेन, ये भी जो है खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब जो सेकंड आपको यहाँ पे दिख रहा है नटवर सिंह, बेसिकली जो है नटवर सिंह के द्वारा कौन कौन सी बुक लिखी गई है, तो पहली जो बुक है वो है मेरा वन लाइफ इज़ नॉट एनफ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, नटवर सिंह के द्वारा लिखा गया बुक का नाम क्या है, वन लाइफ इज़ नॉट एनफ, ठीक है। इसके बाद वॉकिंग विथ लायन, ये भी जो है नटवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद जो है द मैग्निफिसेंट महाराजा, बेसिकली ये जो बुक है द मैग्निफिसेंट महाराजा, ये बायोग्राफी लिखी गई है महाराजा भूपेंद्र सिंह ऑफ पटियाला के ऊपर में, तो ये भी किसने लिखा है, नटवर सिंह ने लिखा है, ठीक है। अरुंधति राय का हम लोगों ने देख लिया, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। इसके अलावा द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, बहुत बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी सीजीएल 2017, ठीक है, 2016, इसमें भी जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि दोनों जो है एग्ज़ाम मैंने फेस कराया था, 2016 वाला मेरा क्लियर है, 2017 वाला क्लियर नहीं हुआ है, 2018 वाला अगेन फिर मेरा पूरा क्लियर है। तो आपको अरुंधति रॉय की जो बुक्स हैं, ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, इसके अलावा माई सेडिशियस हर्ट, ये भी जो है किसने लिखा है, ये भी अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई बुक है, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे झुम्पा लहरी दिख रही है, झुम्पा लहरी ने भी बहुत सारी बुक लिखी है, जैसे द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़ जो है, ये जो बुक है वो झुम्पा लहरी के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा झुम्पा लहरी ने और दो इंपॉर्टेंट बुक लिखी हैं, एक है मेरा द अनअकस्टम्ड अर्थ और दूसरा है मेरा द लॉलैंड। लॉलैंड बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, लॉलैंड किसने लिखा है, तो झुम्पा लहरी ने लिखा है, ठीक है। तो पूरी लिस्ट आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से चीज़ों को लर्न कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2018-90 हाउ मेनी वेज वर्कर्स आर स्टिल नॉट प्रोटेक्टेड बाय द मिनिमम वेज लॉ। मिनिमम वेज लॉ जो है एक इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज का के अंदर मेंशन करा गया है कि वर्कर्स को, जो बंधुआ मजदूर होते हैं, उन्हें एटलीस्ट इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 के डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है, कितने जो वर्कर्स हैं उन्हें अभी तक जो है मिनिमम वेज नहीं मिलता, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 इन एवरी 3 वेजेस, यानी 1/3, 1:3 का रेशियो अभी भी चल रहा है, ठीक है। मतलब करंट टाइम में भी अगर आपसे सेम क्वेश्चन पूछ लेगा 2023-24, तो भी आंसर इसका यही होगा, 1 इन एवरी 3 वेज वर्कर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इन दिसंबर 2019, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ पे हर्षवर्धन श्रृंगला लिखा हुआ है। अगर आपसे करंट समय में पूछ ले कि करंट समय में फॉरेन सेक्रेटरी कौन है इंडिया के, तो विनय मोहन क्वात्रा जो है अभी के समय में, करंट समय में, ठीक है, जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं इंडिया के वो कौन है, विनय मोहन क्वात्रा, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा, इनका कार्यकाल अगर आपसे पूछ ले कि विनय मोहन जो क्वात्रा हैं ये कब तक जो है फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया रहेंगे, तो इसका आंसर है मेरा 31 अक्टूबर 2024, 31 अक्टूबर 2024 तक विनय मोहन क्वात्रा जो है भारत के फॉरेन सेक्रेटरी रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मूवीज वॉन द बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड इन द 66th नेशनल फिल्म अवार्ड, 66वां। तो चूँकि उस समय की बात है, अभी 69 चल रहा है, लास्ट टाइम हुआ था 2023 में 69, ठीक है, ये 66 है। इसका जो राइट आंसर है वो है पद्मावत। लेकिन अगर आपसे अभी का पूछ लें, ठीक है, जो 2023 में 69th फिल्म नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड हुआ था, इसके अंदर जो है बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेट्री को दिया गया था, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस जो है आलिया भट्ट है, गंगूबाई काठियावाड़ी ऐसे कोई मूवी थी, गंगूबाई, मुझे जहाँ तक याद है गंगूबाई था, बाकी उसके बाद वाला का नाम मुझे नहीं पता, ठीक है। इसके अलावा जो है कृति सनोन को भी मिला है मिमी के लिए, ठीक है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है अल्लू अर्जुन को मिला पुष्पा के लिए, ठीक है। और जो है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर एंड एक्ट्रेस, ठीक है, सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जो है पंकज त्रिपाठी को मिला था और एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो मेरा पल्लवी जोशी को मिला था। किस पल्लवी जोशी को द कश्मीर फाइल्स के लिए मिला हुआ था, और जो पंकज त्रिपाठी है उसे मिमी के लिए मिला हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द फीफा बेस्ट मेन प्लेयर अवार्ड 2019। 2019 में भी लायनेल मेसी थे, 2023 वाले में भी लायनेल मेसी थे। तो करंट का अगर आपसे पूछ ले तो भी सेम आंसर होगा लायनेल मेसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे,
इन हाउ मेनी फेजेस वॉज द जनरल इलेक्शन 2019 कंडक्टेड इन इंडिया? 7। अगर करंट समय में पूछ ले, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी के समय में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इलेक्शन अभी स्टार्ट हो चुका है, तो अभी के समय में कितने फेजेस में इलेक्शन हो रहा है? तो अगेन 7 फेजेस में अभी भी के समय में भी इलेक्शन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है ये सेकंड सेक्शन है, जहाँ पे रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी के टोटल 30 क्वेश्चन है, आई थिंक, सॉरी 15 क्वेश्चन है यहाँ पे टोटल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है इफ़ एक्स डॉलर वाई। ठीक है, बेसिकली सिंबल को समझना है और सिंबल के साथ जो रिलेशन बताया गया है, जैसे एक्स डॉलर वाई, इसका मतलब क्या है? एक्स इज़ द ब्रदर ऑफ वाई। एक्स, ठीक है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, इसका मतलब एक्स इज़ द फादर ऑफ वाई। ठीक है, स्टेरिक्स का मतलब क्या हुआ? वाइफ ऑफ द। तो इसमें से कौन सा जो कह रहा है कि ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी सन इन लॉ? ठीक है, ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी सन इन लॉ इफ़ ए इज़ अ फीमेल। ठीक है, ए फीमेल बताया हुआ है कि ए फीमेल है, तो जो है ए जो है वो सिस्टर होगी बी के सन इन लॉ की। ये बताओ इन चारों में से कौन सा रिलेशनशिप है? ठीक है, तो लास्ट वाला यहाँ पे सही आंसर है। कैसे चेक करेंगे? तो आपको देखो यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है, बी स्टेरिक्स, बी सॉरी एक्सक्लेमेशन सी, फिर स्टेरिक्स यहाँ पे दिया हुआ है, फिर डी, फिर डॉलर ए। ठीक है, इसको चेक किया जाता है सिंपली। ठीक है, देखो देखो पहला वाला जो है यहाँ पे स्टेरिक्स, आपको स्टेरिक्स समझना है। स्टेरिक्स कहाँ पे दिया हुआ है? यहाँ पे। इसका मतलब x इज़ द फादर ऑफ y, यानी b इज़ द फादर ऑफ c, तो b इज़ द फादर ऑफ व्हाट? c, तो b इज़ द फादर ऑफ c। यहाँ तक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है c स्टेरिक्स d, तो स्टेरिक्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? x इज़ द वाइफ ऑफ y, यानी c इज़ द वाइफ ऑफ d, तो c इज़ द वाइफ ऑफ व्हाट? d, तो ये स्पाउस वाला रिलेशनशिप हो गया। अब c इज़ द वाइफ ऑफ d, यानी d इज़ द हस्बैंड ऑफ c। ठीक है, अब उसके बाद फिर यहाँ पे डी, फिर ये डॉलर है एंड जैसा मैंने लिखा है, लेकिन ये डॉलर का सिंबल है डी, डॉलर ए। तो डॉलर का मतलब क्या हुआ? एक्स इज़ द ब्रदर ऑफ वाई। ठीक है, तो डी इज़ द ब्रदर ऑफ ए, तो डी इज़ द ब्रदर ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि ए इज़ द सिस्टर ऑफ, ए जो है वो सिस्टर है, यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया इफ़ ए इज़ फीमेल, तो ए जो है वो क्या है? फीमेल है। तो ए इज़ द सिस्टर ऑफ, ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी सन इन लॉ। बी का जो सन इन लॉ है वो कौन है? डी, तो इसकी सिस्टर कौन है? ए। तो ये रिलेशन क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया, इसीलिए जो चौथा वाला जो ऑप्शन है इसमें ये राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक पहला रीजनिंग का सवाल। ठीक है, देखो क्वेश्चंस बहुत इजी पूछे गए थे लास्ट टाइम में। इतने इजी क्वेश्चंस आप अभी के समय में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, थोड़ा सा टिपिकल आएगा, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाना, वो भी नहीं पूछेगा। ठीक है, लेकिन चूँकि 4 साल के बाद ये एग्ज़ाम हो रहा है, तो ये अपना एक स्टेटस मेंटेन करेगा। तो क्वेश्चंस जो है इसने ऑलरेडी एक तो कंपटीशन का लेवल एक तो इन्होंने खुद ही बढ़ा दिया, क्योंकि इन्होंने सब्जेक्टिव ऐड कर दिया इसके अंदर। ठीक है, तो अब टियर 1 जो है बहुत टिपिकल नहीं होगा, लगभग में ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, और चूँकि बस नंबर्स ज़्यादा मिल गया। अब देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 15 क्वेश्चंस पूछे हैं रीजनिंग का और क्वांट का मिला करके, जो कि अब 60 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल हो सकता है आपको यही मिले, अगर थोड़ा मोड़ा अगर आपको प्लस मिल सकता है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 3 आउट ऑफ 4 वर्ड्स गिवन बिलो आर सिमिलर फॉलोइंग अ सर्टेन क्राइटेरिया। इनमें से बोल रहा है कि 4 में से कौन ऑड वन आउट पूछा है इसमें। ठीक है, तो एक है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद होता है। यहाँ पे इन्होंने आयुर्वेद मेंशन करा है, इसीलिए ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष स्कोर्ड 8 मार्क्स मोर देन अंकित। हर्ष ने अंकित से 8 नंबर ज़्यादा लाया हुआ है। फतिमा स्कोर्ड 9 मार्क्स मोर देन क्रिश। ठीक है, अंकित स्कोर्ड, ठीक है, अंकित यहाँ पे है, अंकित यहाँ भी है। अंकित स्कोर 6 मार्क्स लेस देन गायत्री। अंकित ने गायत्री से 6 नंबर कम है अंकित के। ठीक है, गायत्री स्कोर्ड 11 मार्क्स मोर देन क्रिश। ठीक है, इफ़ फतिमा स्कोर्ड 44 मार्क्स, फतिमा जो है इन्होंने 44 मार्क्स ये लेकर के आई है, तो अंकित के कितने स्कोर हैं वो बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर फतिमा के 44 है तो क्रिश का कितना होगा? तो ये 9 प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 40 में से 9 घटाओ 31 आया, और फिर 4 ऐड कर दो तो 35, तो यानी कि क्रिश का कितना हो गया मार्क्स? 35। ठीक है,
अब चूंकि कृष का 35 है तो गायत्री का कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 46। तो अगर ये गायत्री 46 है तो अंकित कितना हो गया, 6 माइनस कर देंगे तो 40, तो अंकित का मार्क्स कितना आ जाएगा 40। क्लियर हो गया, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो है स्टेटमेंट एजम्पशन का क्वेश्चन। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है मोटरसाइकिल्स आर नॉट अलाउड फॉर स्टूडेंट्स इन IIT बॉम्बे कैंपस। ठीक है, देखो स्टेटमेंट, कंक्लूजन, स्टेटमेंट, एजम्पशन, ठीक है, ये सब एनालॉजी के ही पार्ट है, लेकिन ये सब कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करा हुआ है, कितना समझ के आपने क्वेश्चंस जो है लगाए हुए हैं पहले। तो इस तरह के क्वेश्चंस में मैक्सिमम मिस्टेक होने का कारण ये होता है कि प्रैक्टिस नहीं करते बच्चे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा इस पर स्कोर करके आ सकते हो। ठीक है, तो स्टेटमेंट है यहाँ पे कि मोटरसाइकिल आर नॉट अलाउड फॉर स्टूडेंट्स इन IIT बॉम्बे कैंपस। IIT बॉम्बे कैंपस के अंदर मोटरसाइकिल को अलाउ नहीं करा गया है। और इसके एजम्पशन क्या क्या है, तो 2 एजम्पशन यहाँ पे मेंशन है। पहला एजम्पशन है इन जनरल पॉल्यूशन लेवल्स आर लो इन IIT कैंपस। ठीक है, एक है क्या कि एक माइंडसेट है कि भाई IIT कैंपस के अंदर हमें क्या करना है, पॉल्यूशन लेवल को कम करके रखना है। तो ठीक है, कम करना है, इसके लिए जो है उन्होंने क्या करा, मोटरसाइकिल अलाउ नहीं करा है। तो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये एजम्पशन है ना, एजम्पशन है, कंक्लूजन नहीं है। कंक्लूजन मतलब थोड़ा सा डेफिनेट होता है, एजम्पशन मतलब हाँ भाई ये हो सकता है, माना हुआ चीज़। ठीक है, कि आखिर ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे ये लॉजिक काम कर सकता है। ठीक है, तो क्या था यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट क्या था कि जो IIT बॉम्बे है, IIT बॉम्बे के अंदर मोटरसाइकिल जो है अलाउ नहीं करा गया है। तो इसका पहला एजम्पशन जो है सही लग रहा है कि पहला एजम्पशन क्या है कि भाई पॉल्यूशन लेवल IIT कैंपस के अंदर मेंटेन करके रखना है, कम करके रखना है, इसीलिए जो है मोटरसाइकिल को अलाउ नहीं करा गया है। दूसरा एजम्पशन क्या है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूज बाईसाइकिल इन IIT कैंपस। IIT कैंपस के अंदर बहुत सारे जो बच्चे हैं, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, वे जो है बाईसाइकिल यूज़ करते हैं, इसीलिए मोटरसाइकिल को बोला गया है कि भाई दूर रहो। ठीक है, मोटरसाइकिल बच्चे यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, या फिर किसी मतलब या तो जो चला रहा है उसका एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी और बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए, इसलिए मोटरसाइकिल को मना कर दिया गया है। इसके अलावा इको फ्रेंडली की वजह से भी मोटरसाइकिल को बैन किया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे जो आंसर है वो सूटेबल लग रहा है, तो यहाँ पे बोथ एजम्पशन 1 और 2 जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन अगेन मुझे, अच्छा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो है अगेन जो है आपको यहाँ पे सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। यहाँ पे सिलोजिज्म का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट नंबर में। ठीक है, पहला जो है वो है नो रैट्स आर माइस। ठीक है, नो रैट, एक जो है रैट है, तो नो रैट आर माइस, माइस। इस तरह का क्वेश्चन 2 तरीके से बनता है, एक वेन डायग्राम से और दूसरा 150 एजम्पशन रूल से। ठीक है, मैं नॉर्मली इसे प्रीफर करता हूँ, बहुत इजी सॉल्व हो जाता है। नो रैट आर माइस, और दूसरा है ऑल माइस आर टाइगर्स। ऑल माइस, जितने भी माइस है वो क्या है, टाइगर है। ठीक है, टाइगर है, मतलब रैट का कोई कनेक्शन नहीं है माइस और टाइगर से। बस अब कंक्लूजन देख लो, सम रैट्स आर टाइगर, सम रैट्स आर टाइगर, नहीं भाई ये संभव नहीं है क्योंकि रैट जो है टाइगर और माइस से अलग हो गया। दूसरा है सम टाइगर्स आर माइस, सम टाइगर्स आर माइस, ये सही है, ये हो सकता है। तो जो सेकंड एजम्पशन है वो फॉलो कर रहा है, तो ओनली कंक्लूजन जो है दो दिया हुआ है यहाँ पे, जो सेकंड वाला कंक्लूजन है वो फॉलो कर रहा है, तो जो यहाँ पे जो सेकंड कंक्लूजन होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हमें एक सीरीज़ का क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ से इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है, 15 1 16, तो यानी 1.8 4 12 8 5 13, 1.05। ठीक है, 1.05 ऐड कर देंगे 15.08 में, तो 16.13 आ जाएगा। इसमें 16 2 18 यानी 2.05। ठीक है, 13 5 18। ठीक है, तो ऑब्वियस है 1.05, यहाँ पे 2.05, तो यहाँ पे 3.05 होना चाहिए अगर सही है तो। 8 3 11 हो गया यानी 21 हो गया, और 8 5 13 23 हो गया। तो जब यहाँ पे 3.05 आ गया तो यहाँ पे 4.05 आएगा, तो ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 25.28। ठीक है, 25.28, ये इसका क्या हो गया, राइट आंसर आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है Tier 1 को क्वालिफाई कर लेंगे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें बस यहाँ पे बोला कि इसमें से किसका सिंबल हम लोग चेंज करेंगे कि हमें ये वाला फिगर मिल जाएगा, ये वाला जो वैल्यू है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे
प्लस और माइनस का बोला है, ठीक है। प्लस का जगह पे क्या पुट करना है माइनस, और माइनस का जगह पे क्या पुट करना है प्लस। बाकी तो सब सेम होने वाला है। तो पहले डिवाइड को करते हैं हम लोग, तो 13 दूना 26, यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे 19 चौके कितना होता है 76, 76, 76, फिर -2 + 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे माइनस भी कर देते तो 74 + 6 कितना आ जाएगा 80, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन है सारा का सारा, और सही ही लग रहा है यहाँ पे सब, ठीक है। कैट्स, बर्ड्स और पैरट्स के बीच में रिलेशनशिप बताओ। तो कैट देखो अलग हो गया, बर्ड्स के अंदर पैरट आएगा, ठीक है। तो मतलब इन दोनों का जो वेन डायग्राम में ये दोनों आएंगे वो सेम, मतलब बर्ड्स के अंदर कैट होगा, बर्ड्स के अंदर पैरट होगा, और कैट जो है वो अलग होगा। तो यानी जो पहला वाला जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है F, G, H and I shares profit in the ratio of 4:5:10:11. If the total amount received by F and H equals to 9800, then how much does I receive as his share of profit? ठीक है, यहाँ पे देखो 4 बंदे हैं F, G, H, I, और इनका रेशियो, ठीक है, इनका प्रॉफिट का रेशियो यहाँ पे गिवन है, और द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाई F एंड H यानी फर्स्ट एंड थर्ड, तो यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड इन दोनों के द्वारा जो टोटल अमाउंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 10 4 14 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितना बोला है 9800, 14 सत्ते 98 होता है, यानी 700 का ये क्या हो गया फैक्टर ऑफ मल्टीप्लिकेशन 700 निकल गया, ठीक है। तो 700 हो गया। देन हाउ मच डज आई रिसीव इन द शेयर, आई लास्ट पोर्शन है, लास्ट वाला, यानी कि 11, तो 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 सत्ते 77 होता है, तो 77000 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो गया 77000, ठीक है। 77000 ये क्या हो गया राइट आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर पे। देखो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम, ठीक है। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम इज 15 मीटर एंड 8 मीटर respectively. A rat runs along the all 4 walls and finally along the diagonal order to eat cheese, ठीक है। ये मान लेते थोड़ी देर के लिए रूम के 4 वॉल है, तो लेंथ दिया हुआ है 15, ब्रेथ दिया हुआ है 8, और पहले उसने क्या करा चारों दीवारों में चारों चक्कर लगाया और फिर डायगनली वो गया। तो क्वेश्चन है टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है और डायगोनल फाइंड करना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो एक तो मेथड ये है कि आपको डायगोनल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, L² + B² का अंडर रूट, और उसे सॉल्व करके आप इसको निकाल लो, ये एक मेथड हो सकता है, ठीक है। दूसरा मेथड होता है 8 15 17, ये ट्रिपलेट है। अगर ट्रिपलेट्स अगर याद कर लोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको मतलब जो है ना आपको इस तरह का जो कैलकुलेशन होता है डायगोनल निकालने का, वो उससे करने से आप बच जाओगे, ठीक है। तो 8 15 17 ये ट्रिपलेट है, यानी इसका जो डायगोनल होगा वो 17 होगा। तो एक डिस्टेंस तो 17 पता चल गया। बाकी एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 देन ब्रैकेट में L + B, तो 15 + 8 कितना होता है 23, 23 दूना कितना हो जाएगा 46, 46 + 17 कर देंगे कितना आ जाएगा 7 6 13, 4 1 5 1 6, तो 63 शुड बी द राइट आंसर। 63 देखो यहाँ पे 63 मीटर जो है ये इसका आंसर यहाँ पे गिवन है, ठीक है। क्लियर हो गया, इजी क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चंस इजी होते हैं, मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्वेश्चंस इजी ही मिलता है, बस आपको अप्रोच जो है सही नहीं पता होता है, ट्रिकी वे में आपको अप्रोच नहीं पता होता है, तो चीज़ें जो है आपको समय पे आप सॉल्व नहीं कर पाते और फिर पता चलता है कि वो पेपर आपका रह जाता है। तो इसके लिए क्या है, सटीक वे में सही दिशा में प्रिपरेशन करिए, सही सोर्सेज के साथ प्रिपरेशन करो, आपका हर एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। कहीं भी डाउट होगा तो व्हाट्सअप नंबर आपको इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप मुझसे बात कर सकते हो, चीज़ों को शेयर कर सकते हो, ठीक है। अपने लिए अगर कुछ गाइड चाहिए, आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप व्हाट्सअप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें एक चार्ट गिवन है, ठीक है। बेसिकली ये मेरा लाइन चार्ट है, तो जिसमें मुझे कंपनी दी हुई है, 3 कंपनी दिया हुआ है, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, जिसका एक्सपोर्ट मेंशन है, ठीक है। Between the exports of the 3 different companies in dollar million, what is the difference between the sum of the exports of the 3 companies to 2018? अच्छा 2018 और 2014 में तीनों कंपनी के एक्सपोर्ट का क्या डिफरेंस होगा वो बताना है। बहुत सिंपल, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये,
ठीक है। यहाँ पे एक्सपोर्ट है 2014 का, यहाँ पे एक्सपोर्ट है 2018 का। आपको ये थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि इमेज ही ब्लर है, ये मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे 55, 40 और 25 दिया हुआ है। यहाँ पे 55, 25 कितना हो गया 70, 70 और 40 कितना हो गया, तो 7, 3 10 7 4 11, 110। ठीक है, यहाँ पे इसे ऐड करो तो 55 और 45 कितना हो गया 100, और प्लस 70 ऐड करेंगे 170, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 60। तो जो राइट आंसर आपको मिलेगा वो कितना मिलना चाहिए, 60 मिलना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर के, अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ करा मैंने शायद, एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बात करा था 55 और 25 कितना हो गया, 5 2 7 8 हो गया, 80 हो गया, 8 4 12, यहाँ पे 120 आएगा, ये 120 आएगा, और यहाँ पे 70 है तो 170 है तो माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे 50 मिलेगा। तो 50 जो है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट में कभी कभी चीज़ें इस तरह की हो जाती हैं, इसीलिए दोबारा से एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो दिक्कत आपको नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन हैज़ ₹240 इन कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़। 240 रुपये हैं अमन के पास, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के। द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन इज़ इक्वल। ठीक है, हर कॉइन का जो डिनोमिनेशन है, सॉरी नंबर है, वो क्या है, इक्वल है। देन द टोटल नंबर ऑफ द कॉइन ही हैज़। तो जब भी अगर आपसे ये कह देना कि दोनों मतलब जितने भी कॉइन्स हैं उनका नंबर्स इक्वल है, तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, आप मान लो जो 1 रुपये का कॉइन है वो एक ही है, 2 रुपये का कॉइन आपके पास एक ही है, और 5 रुपये का भी कॉइन आपके पास एक ही है। तो यानी आपके पास कितने कॉइन हो गए, यहाँ पे 3 कॉइन हो गया। ठीक है, लेकिन आपके पास रुपीज़ कितने हो गए, तो 1 रुपये का 1 कॉइन यानी 1 रुपया, 1 रुपये का 2 कॉइन यानी 2 रुपया। ठीक है, 1 रुपया, ये 2 रुपया, और 5 रुपये का 1 कॉइन यानी 5 रुपया। तो 5 2 7 और 1 8। ठीक है, तो टोटल कितने रुपए हो गए आपके पास, 8। लेकिन क्वेश्चंस के अनुसार आपके पास टोटल रुपए कितने होने चाहिए, 240। 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 240 आएगा, तो आप बोलोगे सर 8 का 16, 8 या 24, 30 होता है, यानी 30 जो है ये फैक्टर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो गया। 30 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 90, तो यानी आपके पास टोटल 90 कॉइन्स हैं। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे अगर उसने नंबर अलग अलग दिया होता या उसके अकॉर्डिंग जो है एक और कंडीशन दे दी होती तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता, थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं, बस कुछ सेकंड्स और लगते करने में क्वेश्चंस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एक रेकरिंग नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 0.123 यानी 0.123 पर क्या गिवन है, बार। इसे हमें फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करें तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड का साइन देंगे, कितने नंबर्स पे रेकरिंग है, तो 3 नंबर्स पे, यानी मुझे 39 लिखना है और कुछ नहीं और ख़त्म। ठीक है, सो 1 2 3 डिवाइड बाई 999 ये मुझे मिलेगा, 3 से कट रहा है, 3 के 12, 3 एकम 3, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, सो 41/331, 41/331 ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, ईजी था, बस आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें सॉल्व कैसे होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है अ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट ड्रॉप्ड ट्वाइस ऑफ अ टोटल ऑफ 40% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हमें कह रहा है अ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, एक प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो ड्रॉप्ड हो गया ट्वाइस ऑफ द टोटल, मतलब टोटल जो वैल्यू थी उससे 2 बार जो है ट्वाइस जो है ड्रॉप हो गया ऑफ 40% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, हिंदी में देखो, हिंदी में क्या कह रहा है, किसी उत्पाद की कीमत मूल्य, ठीक है, कीमत मूल्य जो है वो मूल्य का 40% बनने के लिए, मतलब जो प्राइस है उसका 40% बनने के लिए 2 बार घट गई। ठीक है, हिंदी से सॉल्व करते ज़्यादा इजी समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक उत्पाद की कीमत मूल्य जो मतलब जो कीमत मूल्य है वो मूल्य का 40%, मान लेते हैं मूल्य कितना है वस्तु का 1000 रुपये, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 1000 रुपये, तो 1000 रुपये का 40% कितना आ जाएगा भैया, तो 400 रुपये। ठीक है, तो 1000 रुपये का 40% बनने के लिए ये क्या हो गया, ये 2 बार यहाँ पे घट गया, 2 बार घट गई। ठीक है, कितनी बार घटी है, 2 बार घटी है, मतलब 1000 से कुछ हुआ, फिर उसके बाद फिर कितना हुआ, 400 हुआ। ठीक है, मतलब 1000 से कुछ हुआ, फिर उसके बाद क्या हो गया, 400 हो गया। पहली बार गिरावट 1000 रुपये से 800 रुपये थी, और इजी हो गया, हमने 1000 माना भी था, यहाँ 1000 दिया हुआ भी है। पहली बार कितने में गिरावट हुआ, 800 में, मतलब 1000 से 800 हो गया, कितना परसेंट हुआ, तो 20% हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन है यहाँ पे दूसरी बार जो गिरावट होगी वो
वो परसेंटेज में कितनी होगी। ठीक है, तो बस 800 से कितना हो गया 400, आधा हो गया ना, तो 50%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 50%। कुछ दम ही नहीं है क्वेश्चन में, इतना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गुड वॉज मार्क्ड अप बाई 100% ओवर द कॉस्ट प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस है उसे 100% बढ़ा करके जो है एक वस्तु का दाम निर्धारित करा गया। ठीक है, मान लेते हैं वस्तु का दाम कितना था 100 रुपये, 100% बढ़ा दिया यानी 200 रुपये कर दिया। ठीक है, अब जब 200 रुपये करा तो देयर आफ्टर मतलब उसके बाद 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया, 10% का, 20% का, 40% का। तो 200 रुपये में 200 रुपये का सामान, जैसे 100 रुपये का सामान था, ये पेन 100 रुपये का था, मैंने इसे क्या करा 200 रुपये लिख दें। तो मैं जानता हूँ कि अगर मैं 200 में बेच दूंगा इसे तो मुझे 100 रुपये का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, मतलब 100 का मैं खरीद के लाया और 100 रुपये का मैंने प्रॉफिट भी कमा लिया। इस भाई साहब ने क्या करा 200 रुपये लिखे तो, लेकिन इसने 3 बार जो है डिस्काउंट दे दिया। इसमें पहला डिस्काउंट कितना था 10%, तो 200 का 10% कितना होता है 20 रुपये। तो 20 रुपये फर्स्ट बार जो है इसने क्या कर दिए कम कर दिए, यानी 180 रुपये में बेचना चाहा। लेकिन दूसरा वाला जो भाई साहब था उसने बोला कि भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे दोबारा से डिस्काउंट दो, कितना परसेंट का 20% का। तो 180 का 20% कितना होगा 18 दूना 36, तो 36 रुपये इस बार फिर से माइनस कर दिए। तो 36 रुपये माइनस करेंगे कितना आएगा मुझे 144। ठीक है, 144 रुपये। तो इस बार 144 रुपये में बेचना चाहा, लेकिन उसने बोला कि नहीं भैया मुझे और चाहिए डिस्काउंट। तो बोला ले भाई अब तू इस पर भी कितना ले ले 40% का डिस्काउंट ले ले। तो 144 का 40% कितना होगा, तो 144 का 10% 14 रुपया 40 पैसा होगा। तो हम लोग को 4 टाइम्स करना है ना इसका, तो कितना आएगा 4 चौक 16 और फिर 14 28 होते हुए 14 चौक 56 और 1 57, तो 57.60। तो 57.60 मतलब 57 रुपया 60 पैसा जो है ये माइनस होगा 144 में से। तो जो मुझे फाइनल मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो 100 से भी कम गया यानी लॉस हो जाएगा उसे। ठीक है, तो व्हाट इज़ द लॉस परसेंट, लॉस पूछा भी है इसने। ठीक है, तो 144 से मुझे कितना माइनस करना है 57 रुपया 60 पैसा। तो 144 से आप 57.60 माइनस करोगे तो कितना मुझे मिलेगा, इधर तो 40 मिल गया, इधर 13 मिल रहा है मुझे, 13 में से 7 गया, 7 6 13। ठीक है, फिर यहाँ पे 13, 13 में से 5 गया, 8 5 13, तो 86.40 86 रुपया 40 पैसा में उसने बेचा। तो 100 रुपये के सामान को 46 रुपये 40 पैसे में उसने बेचा। ठीक है, तो कितना परसेंट का लॉस हुआ, तो 86 रुपया 40 पैसा, 86 रुपया 40 पैसा। तो इधर 60 और इधर कितना हो जाएगा 6 3 9 और फिर यहाँ पे 9 में से 1 गया 8, तो 13 रुपये 60 पैसे का इसे लॉस होगा। ठीक है, 13.60 परसेंटेज बोलो क्योंकि 100 लिया है या रुपए बोलो। ठीक है, तो 13 रुपये 60 पैसा या 13.60 का क्या हो गया उसे लॉस हो गया। तो ये थोड़ा सा अच्छा था मुझे, थोड़ा क्योंकि कैलकुलेशन था यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है, ठीक है, आप देखो जनरल हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन है। तो हिंदी के क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं, आप आराम से समझ सकते हो। यहाँ पे टाइप देख लेते हैं क्या क्या चीज़ इन्होंने पूछा है ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए ओवरऑल। जैसे बच्चों को रोता देख मेरे आंसू डैश गए, तो ऑब्वियस है निकल गए, उड़ तो नहीं जाएंगे आंसू। ठीक है, तो ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प दिया गया है, शुद्ध वाक्य को चुन करके लिखें। तो जिन छात्रों ने परिश्रम किया उन्हें उत्तीर्ण हो गए, ये तो मिल नहीं रहा है, वे उत्तीर्ण हो गए, ये सही है। ठीक है, तो अगर आपकी हिंदी ठीक है, ठीक है, तो मतलब ठीक है, अगर आप नॉर्मल अगर आप बोलचाल में भी यूज़ करते हैं ना हिंदी, अगर आपने पढ़ा भी नहीं है तो भी बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आप यहाँ पे कर लोगे। तो हिंदी के क्वेश्चन एक बार देख लेना। ठीक है, इसकी PDF मैंने शेयर करी हुई है टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सॉल्यूशन मैंने बोला था कि मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो इसीलिए ये वीडियो आई और इससे आपको एक ओवरऑल आइडिया भी लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, ठीक है, सूर्य के छिपने पर अंधेरा छा गया। ठीक है, इससे हमें क्या करना है, इसमें हमें सही वाक्य भेद विकल्प जो है बताना है, मतलब ये वाक्य कौन सा वाक्य है। तो वाक्य के प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, कितने टाइप के वाक्य हैं। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना। इसके बाद फिर इंग्लिश है। इंग्लिश में क्या है, देखो इंग्लिश में जो है ये पैराजम्बलिंग है। ठीक है, या जम्बल्ड सेंटेंस भी आप इसे कह सकते हो। तो यहाँ पे देखो पहला वाला जो है वो क्या है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है यहाँ पे,
द आइडिया ऑफ अ स्टैंडर्ड टाइम, द आइडिया ऑफ अ स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम के बाद क्या आना चाहिए, जून आना चाहिए। ठीक है, देखो एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं है कि जून आएगा, कुछ और भी फिट हो सकता है, लेकिन कुछ कॉमन सेंस यूज़ करके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने की या उसे उसे किस तरीके से अप्रोच करा जाए ये समझना चाहिए। ठीक है, द आइडिया ऑफ अ स्टैंडर्ड टाइम जून। ठीक है, तो क्यू इसके बाद आना चाहिए। अब देखो क्यू से स्टार्ट होने वाले कितने सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये एक ही ऑप्शन है जो क्यू से स्टार्ट है, ये वाला। तो क्यू के बाद पी आ रहा है, ठीक है, पी के बाद आ रहा है, तो एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लेना, क्यू में एक ही दे रहा है यहाँ पे और कहीं नहीं है, तो एक क्यू के बाद पी आता है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, द आइडिया ऑफ अ स्टैंडर्ड टाइम जून हैज़ बिकम सो इंटीग्रल टू आवर लाइफ्स, बिल्कुल सही हो गया, आवर के बाद लाइफ्स ही आना चाहिए, आवर लाइफ्स दैट वी ऑफन टेक इट फॉर। ठीक है, फॉर, उसके बाद आर था ग्रांटेड, सही है, बिल्कुल सही है। तो पहला वाला जो है, चौथा वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है ये इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। बहुत इजी था, बहुत इजी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट उसी तरीके से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, आप यहाँ पे सिनोनिम पूछा गया है हैस्टी का। ठीक है, हैस्टी मतलब बहुत जल्दी से कुछ करना, अचानक से, ठीक है, कुछ कर लेना, ठीक है, जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एब्रुप्ट का मतलब होता है सडन, मतलब अकस्मात, तो ये भी जो है मिलता जुलता हो गया। ठीक है, तो हैस्टी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिनोनिम एब्रुप्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या गिवन है, इडियम हमसे पूछा गया है, टू टेक द चेयर। ठीक है, चेयर को लेना, तो चेयर को देखो, अगर कोई मीटिंग करनी है तो हम लोग क्या करते हैं, चेयर को पहले खींचते हैं, उसके बाद बैठते हैं कि हाँ भाई चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मतलब एक निमोनिक मैंने बताया ताकि जिससे आपको समझ में आ जाए। टू टेक द चेयर का मतलब टू प्रिसाइड अ मीटिंग, मतलब मीटिंग को प्रिसाइड करना। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको कोर्स के अंदर एरर डिटेक्शन के बहुत अच्छे से मैंने जितने इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं उन सभी को एक वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। उस वीडियो को देख लो, एरर डिटेक्शन के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर आप उस वीडियो को देख करके एरर डिटेक्शन के जो भी टेस्ट आपको आपके कोर्स के अंदर दिए गए हैं आप उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं तो ठीक है, क्योंकि बहुत ईजी है, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। तो डर करके पढ़ाई मत करना, आपको जो मेनली क्या है, आपको अपना सिलेबस कवर करना है जल्दी से जल्दी, उसके बाद कुछ टेस्ट लगाने हैं और फिर टीयर 2 पे जो है अप्रोच करना है, क्योंकि टीयर 2 जो है वही सिलेक्शन का कारण होगा। जिसने टीयर 2 पे कमांड कर लिया वही जो है फाइनली इस क्रीमी जॉब को लेकर के जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे अगेन एक एरर डिटेक्शन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे एक प्रीपोजिशन का क्वेश्चन दिया गया है, तो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस दिया गया है उसे देख लो। ठीक है, बाकी फिर अगेन जो है यहाँ पे आपको वही पैराजम्बल का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पैराजम्बल से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, द फोर्थ ग्रैंड डचेस वॉज नेम्ड होना चाहिए, तो आर से स्टार्ट होगा। देखो आर से स्टार्ट होगा, एक ही ऑप्शन है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं ना तो पूरा पढ़ा भी नहीं जाता है, जस्ट क्वेश्चंस देखा क्या है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चेक करा, पहला जैसे ही सही लगा कि हाँ ये भाई होना चाहिए, क्योंकि और कोई भी ऑप्शन आर से स्टार्ट नहीं हो रहा है, टिक मार्क करो आगे बढ़ो। ठीक है, बहुत फास्ट इसमें कैलकुलेशन होता है, सेकंड्स भी नहीं लगते, मिनी सेकंड्स के अंदर जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे, स्नीर का हमसे पूछा गया है एंटोनिम। ठीक है, स्नीर का मतलब क्या होता है, स्नीर का मतलब होता है मॉक करना किसी पे। ठीक है, मतलब जैसे कहते हैं ना हंस करके किसी का मजाक उड़ाना। ठीक है, तो मॉकिंग होता है स्नीर का मतलब। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा मेरा, प्रेज, किसी की बड़ाई करना, किसी का तारीफ़ करना, गुणगान करना। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देख लेना इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस, यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन करी हैं मैंने, सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये पीडीएफ एक बार ज़रूर से चेक कर लेना। और ठीक है, यहीं तक था, और यहाँ से तो आपका नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट हो गया, डोमेन नॉलेज एंड असेसमेंट। यहाँ से हमें करना नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने देख लिया कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको इस बार इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, उसके अंदर किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इजी क्वेश्चन है अगर आप सही से करोगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक्स बुक है जो मैंने ऑलरेडी पहले बताई हुई है सिलेबस के अंदर, सोर्सेज के अंदर।
ठीक है, कोर्सेज़ के अंदर भी चीज़ें मेंशन है, तो बहुत डीप डाउन नहीं जाना है। अगर आप सिंपल वे में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मतलब एक ऐसा सोर्स मिल जाए जिस पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो जीएस के लिए, वो है लूसेंट। लूसेंट अगर आप अच्छे से कवर कर लोगे तो ये एग्ज़ाम बहुत ईजिली, बहुत ही हंस के क्लियर हो जाएगा टीयर 1 का। ठीक है, और बाकी सारा ध्यान, बाकी सारा टाइम अपने डेडिकेटेड करिए टीयर 2 के लिए। इस वीडियो में यही बताना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।